नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। किसान बुलेटिन में आज से हम शुरू कर रहे हैं खास खबर, जिसमें देखेंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरें जिनका सरोकार किसानों से होगा। इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्र से जुड़ी जो खबरें हैं वो भी उस खास खबर में दिखाई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेसवे पर आएगी 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। एक्सप्रेसवे बनने से रोजगार की संभावनाएं होंगी प्रबल, साथ ही किसानों की बढ़ेगी आर्थिक आय, मिलेगा गांव के नजदीक अब बाजार। देश में चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में चावल के निर्यात में 33% का इजाफा, निर्यात बढ़कर हुआ लगभग 12 लाख टन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत के चावल निर्यात के 17 करोड़ लाख टन को पार करने की है संभावना। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 साल बाद खेतों में पहुंचे किसान। 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती का काम पड़ा था बंद। सरकार से सुरक्षा के साथ हर संभव मदद मिलने के आश्वासन के बाद किसानों ने खेती का काम किया शुरू। और उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक तापमान समान रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में प्रवेश करने के आसार। आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में एक बार फिर न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। शीतलहर रहेगी जारी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। देश के किसान और किसानी की सभी समस्याओं का समाधान हमारी कृषि की परंपरागत तकनीक में निहित है। प्राचीन समय में कीटनाशक नहीं थे, लेकिन फसल अधिक होती थी। केमिकल्स ने, पेस्टिसाइड्स ने हरित क्रांति में तो सहायता की, लेकिन जो धरा है, जो पृथ्वी है, वो कराह उठी। प्रधानमंत्री ने देश को प्राकृतिक फार्मिंग का संदेश दिया और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। गुजरात के आनंद में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से जिले के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर विचार करना चाहिए। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। नए भारत को स्वस्थ बनाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जड़ों यानी खेती की उस प्राचीन पद्धति को अपनाना जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। हालांकि आधुनिकता से जोड़ना समय की मांग है। गुजरात के आणंद में आयोजित प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 6-7 साल में किसान की आय को बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक, मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना MSP तक अनेक कदम उठाए गए हैं। इस कड़ी में अब अगला कदम है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। कृषि की ये पद्धति किसानों की आय बढ़ाने और लागत को कम करने का माध्यम है। हानिकारक कीटनाशकों और उर्वरकों पर पैसा खर्च करने के बजाय प्राकृतिक उत्पादों के उपयोग से लागत को कम और मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के 80% किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्टअप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। मैं आज देश के हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब दूसरे विकल्पों पर काम करने की जरूरत है। इस दिशा में नए सिरे से शोध करने के साथ साथ प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में ढालना होगा। हमें जानकारियों को
केवल रिसर्च पेपर्स और थियरीज तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदलना होगा। लैब टू लैंड, यही हमारी यात्रा होगी। जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली फूली है, तो कृषि को लेकर हमारा ज्ञान विज्ञान को कितना समृद्ध रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री ने किसानों से फसल अवशेष जलाने जैसी प्रथाओं को छोड़ने का आग्रह किया, जो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। पीएम मोदी ने बताया कि इससे मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। ऐसी ही एक और भ्रांति ये है कि रासायनिक उर्वरक के बिना फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में उन्होंने दुनिया से पर्यावरण के लिए जीवन शैली को वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया था। पीएम ने उम्मीद जताई कि भारत और उसके किसान 21वीं सदी में इसे हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सहकारिता के माध्यम से ही ढेर सारे क्षेत्रों में वैसे तो काम हो रहा है, फाइनेंस के क्षेत्र में भी हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में भी हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा इसका उपयोग और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसी का होना है तो देश के छोटे किसान का होना है। तो ये सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना की है, इसके माध्यम से हम एक नई शुरुआत भी करने जा। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। गांव-गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी। तो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, औषधि खेती के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान किया। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान एक ऐसा कदम है जो न केवल किसानों का कल्याण और आम जन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा, बल्कि हरित टिकाऊ कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में चावल का निर्यात 33% बढ़कर 11 करोड़ 89 लाख टन हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का चावल निर्यात 2020-21 में हुए 17 करोड़ 72 लाख टन को पार करने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि भारत का चावल निर्यात अफ्रीकी, एशियाई और यूरोपीय संघ के बाजारों में लगातार बढ़ रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि विश्व में चावल की अधिक मांग होने से भारत से इसके अधिक निर्यात में मदद मिली है। और देश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 81 अरब 97 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। यह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निवेश है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले 7 वित्तीय वर्षों में 440 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले 21 वर्षों के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 58% है। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2014 से 2021 के दौरान सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। सबसे अधिक निवेश कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में किया गया। इसके बाद सेवा, व्यापार और दूरसंचार क्षेत्र आते हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की हीरानगर सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा रेखा पर 20 साल के लंबे अंतराल के बाद खेती कर किसान काफी उत्साहित नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होने के कारण 5000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर खेती का काम किसानों ने बंद कर दिया था। सरकार से सुरक्षा के साथ हर संभव मदद मिलने के आश्वासन के बाद किसानों ने खेती का काम इस इलाके में फिर से शुरू किया है। सीमा पर रहने वाले किसानों का कहना है कि उनके पास खेती करने के अलावा रोजगार का और कोई जरिया नहीं है, इसलिए वे खेती शुरू होने से काफी खुश हैं। इस काम में सरकार, सीमा सुरक्षा बल और कृषि विभाग सभी ने किसानों की मदद की है। किसानों की सुरक्षा के लिए उपकरण, ट्रैक्टर और सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों पर खेती के लिए सोमवार को कठुआ के उपायुक्त ओपी भगत, एक सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी,
कृषि विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और एक सीमा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि ने जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए एक बैठक भी की थी। और अब बात करेंगे वायु प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 339 दर्ज किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 594 किलोमीटर लंबा व 6 लेन का एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। और चलिए बात कर लेते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 15 दिसंबर को जीरे का भाव था 14,725 रूपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 225 रूपए की गिरावट आई और भाव 14,500 रूपए पर आ गया। जबकि राज्य की धरौल मंडी में जीरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को जीरे का भाव रहा 11,275 रूपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 775 रूपए उछलकर 12,050 रूपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ बुधवार को जीरे का भाव था 13,820 रूपए। गुरुवार को इसके भाव में 430 रूपए की तेजी आई और भाव 14,250 रूपए हो गया। आपको बता दें कि गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 6 दिसंबर तक जीरे की बुवाई सिर्फ 2,38,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 3,81,000 हेक्टेयर रहा था। देश में इन दिनों बाजरे की बुवाई चल रही है। चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुवाई 12,000 हेक्टेयर हो चुकी है।
वहीं साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुवाई 8000 हेक्टेयर ही रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बाजरे की हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की पालनपुर मंडी में 15 दिसंबर को देसी बाजरे का भाव था 1897 रूपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 12 रूपए की नरमी आई और भाव 1885 रूपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान देसी बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को देसी बाजरे का भाव रहा 1750 रूपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 200 रूपए उछलकर 1950 रूपए पर हुए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 15 दिसंबर को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 1650 रूपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 40 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 1690 रूपए। बाजरे के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में भी कायम रहा। यहाँ बुधवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1650 रूपए। गुरुवार को इसके सौदों में 150 रूपए की तेजी आई और भाव 1800 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 दिसंबर को बाजरा 2500 रूपए पर बिका। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों की उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रूपए प्रति कुंटल तय किया गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की MSP 2150 रूपए प्रति कुंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की MSP में 100 रूपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है। और अब देखते हैं मौसमी खेती के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि किसान इस मौसम में अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। पश्चिम बंगाल के तटीय खाड़ी इलाके में सूरजमुखी की बुवाई नमी खत्म होने के बाद करें। इसी तरह इन इलाकों में सरसों और आलू की बुवाई भी जमीन सूखने तक टाल दें। जब जमीन थोड़ा सूख जाए तभी इन फसलों को बोएं। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में धान की कटाई और गेहूं की बुवाई करें। वहीं असम में बोरो धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। यहाँ के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में चाय की पत्तियों की छटाई पूरी कर लें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में रबी की दलहनी फसलों की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मसूर, राजमा, मटर की बुवाई कर सकते हैं। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में तिलहनी फसलों में अलसी की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही मेघालय में सेम की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ के किसान चने की कटाई और हल्दी अदरक की खुदाई भी करते रहें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में सरसों के खेतों में हल्की सिंचाई करें ताकि फसल को पाले से बचाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की कटाई पूरी करें और पुआल का इस्तेमाल मल्चिंग करने के लिए करें। इस समय ठंडे इलाकों में नर्सरी और सब्जियों की फसल को पाले से बचाने के लिए मल्चिंग जरूरी है। साथ ही मणिपुर के किसान पर्याप्त नमी को देखते हुए सरसों और राई की बुवाई का काम करें। मिजोरम में धान की कटाई का काम करें। वहीं नागालैंड के किसान राजमे की कटाई करें। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है।
गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। जहाँ तक सवाल मिट्टी का है तो गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय पर सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। तो चलिए अब खेती किसानी से हटकर कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। खास खबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन ढाका के रमना-कली मंदिर के नए परिसर का लोकार्पण किया और पूजा अर्चना की। इस मंदिर को पाकिस्तानी सेना ने 1971 में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अब मंदिर को फिर से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति कोविंद ने किया है। भूटान ने अपने 114वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया है। भूटान नरेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना महामारी के दौरान काफी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान ने यह पुरस्कार दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नेताओं के कार्यक्रम जारी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। सरकार बनाओ अधिकार पाओ शीर्षक से यह रैली भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ने आयोजित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में अलग अलग राज्यों के मेयर भाग ले रहे थे और सम्मेलन का विषय था नया शहरी भारत। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हिस्सा लिया। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,447 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,886 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.38% हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। देश में अब तक 135 करोड़ 99 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार को 339 दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश शुरू होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के उच्च पर्वतीय भागों में भी लगातार बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने कहा कि 18 दिसंबर से शीतलहर चलना होगी शुरू। मौसम विभाग के अनुसार 18 दिसंबर से सहारनपुर, शामली, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ और बागपत में शीतलहर चलने की संभावना है। किसान अपनी फसलों का खास ध्यान रखें और फसलों की हल्की सिंचाई करते रहें। तो कुछ ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।